किसी जमाने में एक बादशाह हुआ करता था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। हर दूसरे तीसरे दिन अपने अमीरों और वजीरों के साथ आसपास के जंगलों में चला जाता और हिरणों, हिरनियों और दूसरे जंगली जानवरों का शिकार खेला करता। इस बादशाह को घोड़े पालने का भी बहुत शौक था। जहां कहीं भी कोई चालाक और फुर्तीला घोड़ा उसे नजर आ जाता, झट उसके मालिक से सौदा तय कर लेता और उससे मुंह मांगी कीमत देकर घोड़ा खरीद लेता। एक दिन करना खुदा का क्या हुआ कि इस बादशाह के दरबार में अरब के एक मुल्क से घोड़ों का एक सौदागर आया। झुककर अदाब बजा लाया और अर्ज की, हुजूर आलम पनाह, गुलाम एक घोड़ा लाया है, आप उसे देखकर जरूर खुश होंगे। ऐसा फुर्तीला घोड़ा कि पल भर को उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते, आंख के एक इशारे पर हवा से बातें करने लगता है। लेकिन हुजूर, इस घोड़े में एक नुक्स भी है, ये मिजाज का बहुत कड़वा भी है, बकता बहुत ज्यादा है, किसी को भी अपने पास आसानी से फटने नहीं देता, हर वक्त दौलतियां चलाया करता है, हत्ता कि वो अपने साये से भी भड़क जाता है। अगर हुजूर इस घोड़े को देखना पसंद फरमाए तो गुलाम हाजिर कर सकता है। बादशाह ने अरब के सौदागर से घोड़े की तारीफ सुनी और हंसकर कहा, मियां सौदागर, तुम बेफिक्र होकर अपना घोड़ा ले आओ, हमने यहां बड़े बड़े टेढ़े घोड़ों को सीधा कर दिया है। दूसरे दिन अरब सौदागर घोड़ा लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। घोड़े को देखकर बादशाह की बच्छें खुल गईं। ऐसा खूबसूरत और फुर्तीला घोड़ा बादशाह ने अपनी उम्र में पहले कभी नहीं देखा था। बादशाह ने खुश होकर सौदागर को इनाम से मालामाल कर दिया और घोड़ा अपने मुलाजिम के हवाले करते हुए कहा, इस घोड़े को शाही अस्तबल में ले जाओ और इसके लिए चारे का इंतजाम करो। कल हम इस घोड़े पर सवारी करेंगे और अपने अमीरों और वजीरों के साथ शिकार खेलने के लिए जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे प्रोग्राम के मुताबिक बादशाह अपने नए घोड़े पर सवार होकर अमीरों, वजीरों और सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए रवाना हो गया। कुछ देर तो खैरियत से गुजर गई, लेकिन बादशाह एक शेर का शिकार कर रहा था कि एकदम शेर बादशाह की तरफ झपटा। शेर के झपटने से बादशाह का अरबी घोड़ा अचानक भड़क उठा और बादशाह को जमीन पर गिराकर सरपट एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। जब बादशाह के सिपाही उसकी मदद को पहुंचे, शेर ने बादशाह पर हमला कर दिया था और अपने तेज दांतों से उसकी बाईं टांग बुरी तरह से चबा डाली। बादशाह के साथी उसे उठाकर महल में लाए और फौरन शाही हकीमों और वैद्यों को बुलाया गया। हकीमों और वैद्यों ने इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश उठा नहीं रखी, लेकिन बादशाह की टांग शेर ने बुरी तरह कुचल दी थी कि वह अच्छी न हो पाई। और आखिर सब हकीमों और वैद्यों ने यही फैसला किया कि बादशाह की जान इसी सूरत में बच सकती है कि उसकी टांग काट दी जाए। थोड़े ही दिनों के अंदर टांग का जख्म भर गया और बादशाह बिल्कुल सेहतयाब हो गया, लेकिन एक टांग कट जाने का बादशाह को बहुत सदमा था। अब वह हर वक्त उदास और गमगीन रहने लगा था। अब उसने शिकार पर जाना भी छोड़ दिया था। हर वक्त मसहरी पर खामोश पड़ा रहता था। इस बादशाह की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। उसका नाम महजबीन था। ये अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। उसका दिल बहलाने के लिए घंटों उसकी मसहरी के पास बैठी रहती और सितार बजा बजाकर अपनी मीठी और सुरीली आवाज से उसे प्यारे प्यारे गीत सुनाया करती। लेकिन उसका गम किसी तरह दूर नहीं होता था। बादशाह के महल से दूर एक पहाड़ी थी। उस पर एक बूढ़ा रहता था जो बहुत अक्लमंद और दाना था। दूर दूर से लोग उसके पास आते और अपनी मुसीबतें बयान करते और यह दाना आदमी उनको बहुत मुफीद मशवरे देकर उनकी जरूरतें पूरी किया करता। एक दिन बादशाह के वजीरों ने आपस में बैठकर सलाह मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस बूढ़े को बुलाना चाहिए, शायद यह बादशाह का गम दूर कर सके। जब बूढ़ा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे इज्जत से अपने पास बिठाया और कहा, बूढ़े मियां, तुम मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा दाना और अक्लमंद हो। अगर तुम किसी तरह मेरा गम दूर कर दो तो मैं तुमको अपनी आधी बादशाह दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर बादशाह से कहा, हुजूर, मैं पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया में रहता हूं। मैं तख्त ओ ताज लेकर क्या करूंगा? मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 80 बरस के करीब हो चुकी है और शहजादी अभी जवान है। भला बूढ़े और जवान का कभी साथ हुआ है?
आप ऐसा कीजिए कि अपने मुल्क में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई बादशाह सलामत के लिए नई टांग लाएगा उसे आधी सल्तनत इनाम में दे देंगे और उसके साथ अपनी बेटी की शादी भी कर देंगे। क्या मालूम कोई ऐसा अक्लमंद और बहादुर नौजवान मिल जाए जो हुजूर की ख्वाहिश पूरी कर दे। यह सुनकर बादशाह खुशी से उछल पड़ा और बोला, बहुत खूब, मुझे तुम्हारी यह राय बहुत पसंद आई, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूं। दूसरे दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक पूरे शहर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई हमारे लिए एक नई टांग लेकर आएगा बादशाह उसे आधा तक और अपनी बेटी की शादी भी उससे करेगा। यह ढिंढोरा सुनकर लोगों का जी ललचाया और वह जल्दी जल्दी टांगे बनाने लगे। चंद दिनों बाद सैकड़ों लोग मसनूई टांगे लेकर बादशाह के महल के सामने इकट्ठा हुए और लगे एक दूसरे को धक्के देने और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, बादशाह सलामत, टांग हाजिर है। हुजूर, मैंने बहुत अच्छी टांग बनाई है, आपको यकीनन पसंद आएगी। हर शख्स की यही कोशिश थी कि मैं सबसे पहले बादशाह के सामने पहुंचूं और अपनी बनाई हुई टांग पेश करके बहुत सा इनाम ओ इकराम हासिल करूं। लोगों ने इतना शोर ओ गुल मचा रखा था कि कान पर आवाज सुनाई नहीं देती थी। महल के दारोगा ने उन्हें जबरदस्त डांट पिलाई और कहा, अगर तुम लोग चुप न हुए तो मैं अभी तुम सब लोगों के सर उड़ा दूंगा। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया, उन्हें एक एक करके हमारे सामने ले आओ। पहला शख्स बादशाह सलामत के सामने पेश हुआ। वह लकड़ी की टांग बनाकर लाया था। कहने लगा, बादशाह सलामत, जरा इस टांग को तो आजमाइए, अगर ठीक ना आई तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। जब बादशाह ने वह लकड़ी की टांग अपनी कटी हुई टांग पर लगाई तो वह ऐसी भारी कि बादशाह को अपनी जगह से हिलना जुलना दूभर हो गया। बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने वही टांग उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारी। अब दूसरा आदमी हाजिर हुआ। यह लोहे की बनी हुई टांग लाया था। देखने में तो यह टांग बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब बादशाह ने उसे अपनी कटी हुई टांग के ऊपर लगाया तो वह वहीं फंसकर रह गई। टांग लाने वाले आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वह थरथर कांपने लगा। बादशाह के अमीरों और वजीरों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह यह लोहे की टांग उतर आए, लेकिन कुछ कामयाबी न हुई। आखिर लोहार को बुलवाया गया और उसने बादशाह को इस मुसीबत से बड़ी मुश्किल से छुटकारा दिलाया। बादशाह इस तकलीफ के बेहद सख्त आग बबूला हो रहा था। उसने हुक्म दिया, इस बदतमीज आदमी के गले में यही लोहे की टांग बांधकर इसे बतखों के तालाब में फेंक दिया जाए। इसके बाद और भी बहुत से लोग टांगे लेकर बादशाह की खिदमत में पेश हुए। उनमें ऐसे भी बेवकूफ लोग शामिल थे जो रुई और कपड़ों की टांगें बनाकर लाए थे और कई एक बांस की टांगें भी लाए थे। यह सिलसिला शाम तक जारी रहा। गर्ज तरह तरह की टांगें बादशाह सलामत की खिदमत में पेश की गईं, लेकिन सब की सब बेकार। चुनांचे इन टांगों लाने वालों का बहुत बुरा हाल हुआ और उन्हें धक्के देकर महल से निकाल दिया गया। अब बादशाह फिर उदास उदास रहने लगा। वह सारा दिन गम की मूरत बना तख्त पर बैठा खाला में घूरता रहता। न किसी से बात करता, न खाना खाता, हर वक्त गम में डूबा रहता। महल में हर कोई उदास था। कई महीने बीत गए मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट न आई। शहजादी महजबीन अपने बाप की यह हालत देखकर हर वक्त रोती रहती। दरबार के हकीमों और वैद्यों ने एक दूसरे से कहा कि अगर हमारा बादशाह सलामत इसी तरह उदास रहा और गम खाता रहा तो थोड़े ही दिनों के बाद मर जाएगा। इसी तरह कुछ अरसा और गुजर गया। एक दिन बादशाह के दरबार में एक बहुत खूबसूरत नौजवान शहजादा हाजिर हुआ और बादशाह सलामत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इस नौजवान को अपने पास बुलवाया और आने की वजह दरियाफ्त की। उसी वक्त बादशाह की बेटी महजबीन भी अपने बाबा के पास ही एक छोटे से खूबसूरत तख्त पर बैठी थी। वह खूबसूरत शहजादे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। शहजादे ने भी शहजादी को बड़े मोहब्बत भरे अंदाज से देखा और मुस्कुराने लगा। शहजादी शर्मा गई। शहजादे ने कहा, बादशाह सलामत, यह गुलाम आपके दर्द ओ दाग के सब हाल से मालूम है और मैंने आपकी उदासी और गम का राज भी मालूम कर लिया है। आप इस वक्त अपने तमाम अमीरों और वजीरों को अपने पास बुला लें। उस वक्त मैं हुजूर की खिदमत में सचमुच की टांग पेश करूंगा।
वह लकड़ी, लोहे, कपड़े या रुई की ऐसी वहियात टांग नहीं होगी, बल्कि खून और गोश्त की बनी हुई टांग होगी। बादशाह सलामत की आंखें शहजादे की बात सुनकर खुशी से चमक उठी। कहने लगे, ऐ नौजवान, क्या तुम सच कहते हो? शहजादे ने कहा, जनाब, मेरी क्या मजाल कि मैं झूठ बोलूं। कल इसी वक्त दरबार में हुजूर अपनी आंखों से यह देख लेंगे। यह कहकर शहजादे ने बड़े अदब के साथ झुककर बादशाह को सलाम किया और तेजी से दरबार से बाहर चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने अपने सब अमीरों और वजीरों को दरबार में जमा कर लिया। बादशाह की बेटी महजबीन कल की तरह आज भी उसके पास एक छोटे से तख्त पर बैठी थी। सब लोग बहुत बेसब्री से शहजादे का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद नौजवान शहजादा दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लंबा सा लकड़ी का बॉक्स था। वह बादशाह के तख्त के पास घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, लीजिए बादशाह सलामत, यही वह खून और गोश्त की बनी हुई टांग है जिसका कल मैंने आपसे वादा किया था। यह कहकर उसने लकड़ी का बॉक्स खोला और एक हिरण की टांग निकालकर बादशाह के सामने पेश कर दी। तमाम दरबार पर सन्नाटा छा गया। अमीरों और वजीरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने शहजादे की तरफ कहर भरी नजरों से देखा और फिर अचानक एकदम उसका सारा गुस्सा उतर गया और उसने जोर से एक कहकहा लगाया। यह देखकर दरबार के लोग पहले तो बहुत हैरान हुए, मगर जब उन्होंने बादशाह को हंसते देखा तो वो भी सब हंसने लगे और महजबीन का तो यह हाल था कि हंसी के मारे दोहरी होती जा रही थी। बादशाह ने कहा, ऐ नौजवान शहजादे, तुमने जिस होशियारी और अक्लमंदी से मुझसे शर्त जीती है, मैं उसकी दाद देता हूं और अब मैं कभी गमगीन नहीं रहूंगा। कल शहजादी से तुम्हारी शादी होगी। दूसरे दिन शहजादे और महजबीन की शादी हो गई। उस रोज बादशाह ने अपने सब अमीरों और वजीरों की धूमधाम से ज़ियाफत की और बादशाह, महजबीन और शहजादे ने वह हिरण की टांग खूब मजे ले लेकर खाई।